राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद का विरोध पिट गया है। कर्नाटका में उन्हीं का यह भाषण अब उनका पीछा कर रहा है। केवल उन्हीं का नहीं, अदानी का भी एक जवाब फाइनेंशियल टाइम्स से पिट गया है। मगर वो बाघ अभी तक नहीं पिटा है जो बांदीपुर के जंगलों में प्रधानमंत्री को नहीं दिखा था। लोग पूछ रहे हैं कि वंदे भारत को हरी झंडी हर बार प्रधानमंत्री ही क्यों दिखाते हैं? रेल मंत्री कहां हैं? क्या रेल मंत्री झंडा भी नहीं हिला सकते? 300 करोड़ की रिश्वत का आरोप सत्यपाल मलिक ने राम माधव पर लगा दिया। अभी तक राम माधव की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, ना कोई बयान आया है। बीबीसी पर ईडी ने केस दर्ज कर दिया है। फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि पिछले 2 सप्ताह के दौरान ईडी ने बीबीसी के कई एग्जीक्यूटिव को बुलाकर पूछताछ की है। उनके बयान भी लिए हैं। कंपनी से वित्तीय मामलों के दस्तावेज भी मांगे गए हैं। ऐसे में जो लोग अपनी खबरों के लिए अखबार और चैनल खोजा करते थे, वो अब यूट्यूबर को खोजने लगे हैं। मगर उनके लिए भी यह सवाल बड़ा नहीं है कि प्रेस कैसे काम करेगा। कर्नाटका में भ्रष्टाचार मुद्दा है, बीजेपी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं, मगर ईडी की सक्रियता बीजेपी के नेताओं के यहां नहीं दिखती है। खबरों के मैनेजमेंट से देश का मैनेजमेंट चलता लग रहा है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में गोली चलने से 5 जवान मर गए। रक्षा मामलों को कवर करने वाले पत्रकार ट्विटर पर संदेह जाहिर कर रहे हैं कि सूचनाएं खुलकर नहीं आ रही हैं। ट्रिब्यून ने लिखा है कि गोली चलाने वाला पकड़ा नहीं गया, पहचान भी नहीं हुई। ट्रिब्यून की इस लाइन पर गौर कीजिए। 9 अप्रैल को बैरक से बंदूकें चोरी हुई हैं और 12 अप्रैल को गोलियां चली हैं। पुलिस का बयान छपा है कि सिविलियन कपड़ों में 2 लोग थे जो भाग गए। कैंटोनमेंट एरिया में इतनी बड़ी घटना हो गई है। गोदी मीडिया शांत ही होगा, उसे शांत ही रहना है। हर घटना अनुत्तरित है, हर जवाब संदेहों से भरा है। महंगाई का हाल देखिए, 6% से घटकर 5.66% पर आई है। मगर इतने पर ही हर तरफ हेडलाइन है, जैसे बैंकों का ब्याज कम हो गया हो और आपकी ईएमआई सस्ती हो गई हो। रथिन रॉय प्रधानमंत्री मोदी के ही आर्थिक सलाहकारों की समिति के अंशकालिक सदस्य रहे थे। उन्होंने एक आंकड़ा ट्वीट किया है, अगर यह सही है तो भयानक है। 60% आबादी की प्रति व्यक्ति आय में गिरावट हुई है। मिडिल क्लास की आय में 10% की गिरावट आई है। लोअर मिडिल क्लास की प्रति व्यक्ति आय में 30% की गिरावट आई है। देश के जो सबसे गरीब लोग हैं, उनकी आय में 50% की गिरावट आई है। आपकी कमाई घट रही है और गोदी मीडिया प्रोपेगेंडा रच रहा है कि भारत विश्व गुरु बन गया है। केवल जो सबसे अमीर तबका है, आबादी का 20%, उसी की प्रति व्यक्ति आय 40% बढ़ी है। अपर मिडिल क्लास की प्रति व्यक्ति आय 10% से कम ही बढ़ी है। बाकी की आबादी की आय घट गई है। हाउसिंग सोसाइटी सूचनाओं की हत्या के गढ़ बनते जा रहे हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी का नाम व्हाट्सएप कॉलोनी रख देना चाहिए। यहां के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐसी सूचनाओं को दबा दिया जाता है कि 2016 से 21 के बीच भारत की 70% आबादी की प्रति व्यक्ति आय नेगेटिव हो गई है। ऐसी खबरों को शेयर करने पर भी लोग ध्यान नहीं देते। किसी तबके की 50% आय कम हुई है तो किसी की 30%। जमीन पर कितनी भयावह स्थिति होगी। याद है आपको, हमने बताया था कि गिग वर्कर की आय 2019 की तुलना में घट गई है। मगर व्हाट्सएप ग्रुप में कभी मंदिर तो कभी धर्म के नाम पर इन बातों को ही झूठा करार दे दिया जाता है। खबरें गायब हैं और आपको अपनी खबर नहीं है। हेडलाइन पढ़कर संतोष कर लेते हैं। अगर उसी जगह पर यह सूचना हेडलाइन छपी होती कि आपकी कमाई 30 से 50% कम हुई होगी, तो आपके दिमाग पर क्या असर होता? अगर वहीं पर यह सूचना छाप दी गई होती कि परिवारवाद को लोकतंत्र का शत्रु बताते बताते 9 साल हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी में ही परिवारवाद बढ़ गया है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल। चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने में दूसरों की भी मदद करना ना भूलें। बीएस येदियुरप्पा खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
पद से हटने के बाद भी कर्नाटक चुनाव में टिकटों के बंटवारे में इन्हीं की चली है। मीडिया में हर जगह इस तरह की खबर छपी है। इनके बड़े बेटे राघवेंद्र शिमोगा से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे बेटे के विजयेंद्र को इसी जिले की सीट शिकारीपुरा से टिकट मिला है। इसी सीट से येदियुरप्पा लड़ा करते थे। पिता की सीट बेटे को गई है, तो यह परिवारवाद हुआ कि नहीं हुआ? क्या कभी प्रधानमंत्री ने इन तीनों को चाय पर बुलाकर परिवारवाद पर लेक्चर दिया है कि कैसे यह लोकतंत्र के लिए खतरा है? केंद्र में मोदी की सत्ता के 9 साल हो गए, क्यों नहीं प्रधानमंत्री येदियुरप्पा के बेटे का टिकट काट पाए? फिर क्यों अपने भाषणों में परिवारवाद, भाई भतीजावाद दोहराते रहते हैं, लोकतंत्र का शत्रु बताते रहते हैं? आज जब हम लोकतंत्र की इस ताकत की चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसके सामने खड़ी परिवारवाद जैसी चुनौतियों से भी सावधान रहने की जरूरत है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बात टिकट की नहीं है। हाल ही में दूसरे दलों के नेताओं के 2 बेटों को बीजेपी में शामिल किया गया। केरल कांग्रेस के नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी का बीजेपी में धूमधाम से स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्वागत किया। क्या ऐसे हो रही है परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई? जालंधर में उपचुनाव के पहले अकाली दल के नेता चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे इंदर सिंह अटवाल को बीजेपी में लाया गया। यह सब देखकर बीजेपी के कार्यकर्ता मन ही मन क्या सोचते होंगे? बोल तो पाएंगे नहीं कि भाषण तो परिवारवाद के खिलाफ देते हैं और टिकट परिवारवाद के आधार पर देते हैं। कांग्रेस नेता श्रीवत्स ने बीजेपी के उम्मीदवारों की एक पूरी सूची ट्वीट कर दी है। श्रीवत्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। 1 फैमिली 1 टिकट का दावा पूरा झूठ निकला। इसके बाद श्रीवत्स ने उम्मीदवारों की पूरी सूची ही दे डाली है। कर्नाटक के मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी परिवारवाद के प्रतीक हैं। उनके पिता एसआर बोम्मई कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। पिता पुत्र मुख्यमंत्री और भाषण की परिवारवाद एक बीमारी है, तो क्यों नहीं दूर कर पाए प्रधानमंत्री? बेलगावी जिले का यह किस्सा देखकर आप चौंक जाएंगे। इस जिले की पूरी राजनीति जारकिहोली बंधुओं के कब्जे में आ गई लगती है। 2 भाई बीजेपी में हैं और 2 भाई कांग्रेस में। प्रधानमंत्री मोदी इन 2 भाइयों का भी टिकट नहीं काट पाए। बीजेपी ने एक भाई बालचंद्र जारकिहोली को अरभावी सीट से उम्मीदवार बनाया है, तो सबसे बड़े भाई रमेश जारकिहोली को गोकक सीट से टिकट दिया है। रमेश जारकिहोली येदियुरप्पा सरकार में जल संसाधन मंत्री थे, पद से इस्तीफा दे दिया। बालचंद्र जारकिहोली कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इस परिवार के 5वें नंबर के भाई हैं लखन लक्ष्मण राव जारकिहोली। स्वतंत्र एमएलसी हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रमेश जारकिहोली ने बीजेपी के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ अपने भाई का समर्थन किया। बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। रमेश के 2 भाई कांग्रेस में हैं। रमेश के बाद दूसरे नंबर के भाई सतीश जारकिहोली कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। बेलगावी का पुराना नाम बेलगाम है, गन्ने का क्षेत्र है। इस क्षेत्र के इस धनी परिवार का जिले की राजनीति पर कब्जा सा हो गया लगता है। पर इस एक परिवार से प्रधानमंत्री मोदी नहीं लड़ पाए। कोई नहीं तो कम से कम जारकिहोली बंधु रमेश और बालचंद्र ही हंस रहे होंगे, लोटपोट हो रहे होंगे कि विश्व लेवल के नेता होते हुए भी बेलगाम के असली नेता तो हम ही भाई लोग हैं, हमारा टिकट कौन काट सकता है? तब भी नहीं काट पाए जब इनके समय की जांच एजेंसियों से विपक्षी दल टूट जाते हैं, विपक्षी नेता चुपचाप बीजेपी में आ जाते हैं। ऐसे आरोप विपक्ष के नेता ही लगाते हैं। तब फिर प्रधानमंत्री मोदी जारकिहोली बंधुओं की जगह बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दिला पाए? फिर उनके इस भाषण का क्या मतलब है? कम से कम प्रधानमंत्री बेलगावी जिले को ही परिवारवाद से आजाद करा पाते। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। बातें करना और उन बातों के लिए लड़ना 2 अलग अलग चीजें होती हैं।
प्रधानमंत्री इन सवालों का जवाब देते तो यह भी पूछ लिया जाता उनसे कि कर्नाटका के ब्राह्मण संघ ने कहा है कि ब्राह्मणों को, ब्राह्मण उम्मीदवारों को ही वोट देना चाहिए, इस पर उनकी क्या राय है। यह पोस्टर ध्यान से देखिएगा। कर्नाटका ब्राह्मण डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन ने 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देने के लिए बीजेपी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया है। क्या आप जानते हैं कि यह बोर्ड सरकारी है? फिर यह लेक्चर नेताओं से आप कैसे सुन लेते हैं कि उनका जात पात में यकीन नहीं है। सोशल मीडिया में एक और पोस्टर घूम रहा है। अखिल कर्नाटका ब्राह्मण महासभा बीजेपी और कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवारों को बधाई दे रहा है। यह सब चल क्या रहा है? क्या मोहन भागवत इस संगठन का विरोध कर सकते हैं कि हमें इस तरह से वोट नहीं चाहिए? क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर कोई लेक्चर दे सकते हैं? मीडिया में खबर है कि जाति के आधार पर वोट देने की अपील की गई है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो इसे रोका जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल अपनी जाति के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील आप कैसे कर सकते हैं? क्या भाजपा के साथ साथ कांग्रेस और जेडीएस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए? ब्राह्मण संघ ने यह भी कहा है कि जाति पहले है और पार्टी बाद में। ऐसा पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं। सारी आदर्शवादी बातें इस चुनाव में एक्सपोज हो गई हैं। हम बात परिवारवाद की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का परिवारवाद, उसका विरोध पिट गया है। अब जल्दी ही आप प्रधानमंत्री मोदी को परिवारवाद के इन चेहरों के लिए वोट मांगते हुए देखने जा रहे हैं। तेजस्वी सूर्या बीजेपी के सांसद हैं। इनके चाचा को दूसरी बार टिकट मिला है। बीजेपी के विधायक रवि सुब्रमण्या को इस बार भी टिकट मिला है। तुमकुर से बीजेपी के सांसद जीएस बसवाराज के बेटे ज्योति गणेश को बीजेपी ने टिकट दिया है। लिंगायत नेता उमेश कट्टी के निधन के बाद उनके बेटे निखिल कट्टी को हुक्केरी सीट से और उमेश कट्टी के भाई रमेश कट्टी को चिक्कोडी सदलगा से टिकट मिला है। दो रेड्डी बंधुओं को भी टिकट मिला है। बीजेपी के सांसद श्रीनिवास प्रसाद के दामाद हर्षवर्धन को भी नंजनगुड से बीजेपी का टिकट मिला है। इसके बाद भी आप प्रधानमंत्री का परिवारवाद पर यह भाषण कैसे सुन सकते हैं? क्या मतलब है इस बात का? इस बात को दोहराते रहने का क्या मतलब है? जब प्रधानमंत्री हर काम करने का दावा करते हैं, मजबूत नेतृत्व का दावा करते हैं, तो अपनी पार्टी में परिवारवाद के सामने कैसे हार रहे हैं? क्या यह उनकी हार नहीं है? यह हिस्सा तो प्रधानमंत्री ने लाल किले से सुनाया है। क्या वो केवल ललित निबंध था? क्या उनकी बातों का कोई मतलब नहीं होता? दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लूं। विजयनगर से सिद्धार्थ सिंह को भाजपा ने टिकट दिया है। उनके पिता आनंद सिंह पर्यटन और पर्यावरण मंत्री हैं। इन पर भ्रष्टाचार के काफी आरोप हैं। 2013 में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो ने लोहे के अवैध खनन के केस में गिरफ्तार भी किया था। यह जांच अभी चल रही है। इस बार पिता की जगह विजयनगर से पुत्र को टिकट दिया गया है। कर्नाटका चुनावों के लिए भाजपा के उम्मीदवारों की सूची बता रही है कि परिवारवाद का परचम लहरा रहा है। जब प्रधानमंत्री यह कहते हैं कि वे वोट के लिए राजनीति नहीं करते, तब यह जोखिम क्यों नहीं उठा पाए कि परिवारों के चंगुल से अपनी पार्टी को निकालकर कार्यकर्ताओं के हाथ में टिकट सौंप दें? प्रधानमंत्री कम से कम सतीश आचार्य का बनाया हुआ यह कार्टून ही देख लें। परिवारवाद के सामने वे कितने लाचार और पराजित लग रहे हैं। निपाणी से बीजेपी के सांसद अन्ना साहब की पत्नी शशिकला जोले को टिकट क्यों दिया गया? सांसद उमेश जाधव के बेटे अविनाश जाधव को टिकट दिया गया है। उमेश जाधव तो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, तब फिर बीजेपी इनके बेटे की जगह अपने कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दे सकी? पिता सांसद हैं और बेटे को विधायकी का टिकट मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री कुमार बंगारप्पा के बेटे को दोबारा टिकट मिला है। आइए एक बार फिर से परिवारवाद कितना खतरनाक है, इस पर प्रधानमंत्री के ही उच्च विचार सुन लेते हैं।
परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा मामा पिता दादा दादी नाना नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। तो क्या यह सब भाषणों के लिए ही था? इसमें क्या बदलाव आया? जो चीज देश के लिए अच्छी नहीं है, जाहिर है वो भाजपा के लिए भी अच्छी नहीं होगी। फिर प्रधानमंत्री की पार्टी में परिवारवाद इतना कैसे भर गया? आपसे अनुरोध है कि वीडियो हमेशा पूरा देखा कीजिए और हो सके तो रवीश कुमार ऑफिशियल ज्वाइन भी किया कीजिए। परिवारवाद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे बात करते थे, लेकिन अभी इस चुनाव में अभी टिकट जो अनाउंस हुआ है, अभी देखा तो 12 जिलों में परिवारवाद एक ही परिवार में टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी कर्नाटक में 2 चीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते, वो एक भ्रष्टाचार और दूसरा परिवारवाद। कर्नाटक बीजेपी में ये दोनों भी सेलिब्रेट हो रहा है। कर्नाटक के नेता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो है येडियुरप्पा, उसका बेटा अभी एमपी है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने 30 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं जो किसी का समधी है, ससुर है, पिता है, पति है, भाई है, भतीजा है, बेटा है, बेटी है, दामाद है। गजबी भाई भतीजावाद से लेकर परिवारवाद का मेला लगा हुआ है। कहीं कोई सवाल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गोदी मीडिया खामोश है। Today we had come out with a very big expose, and I will say the Bharatiya Janata Party will not have any answer to this. The BJP had become nepotism plus rowdiness is BJP. If you will add nepotism with rowdiness, the sum will come out as Bharatiya Janata Party. The real face of BJP is exposed in this Karnataka election. कर्नाटका का नतीजा जो भी आए, लेकिन टिकट के बंटवारे से साफ लग रहा है कि बीएस येदियुरप्पा की ही चली है। उन्हें किनारे लगाने के लिए दिल्ली की शह पर कर्नाटका में कई नेता आगे किए गए, मगर 80 साल की उम्र में येदियुरप्पा ने दिखा दिया कि राज्य में नेता वही हैं। कर्नाटका में बीजेपी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। बीजेपी के 4 विधायक और विधान पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी है और के भी इस्तीफे की चर्चा चल रही है। फिर भी बहस नहीं है कि कर्नाटका में मोदी के नेतृत्व को चुनौती मिल रही है। येदियुरप्पा ने शाह और मोदी को चुनौती दे डाली है। इस छत से बीजेपी का झंडा उतारने वाले ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। ये बीजेपी के नेता हुडी विजय कुमार का घर है, जिसका नाम उन्होंने मोदी निवास रखा था। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने मोदी का पोस्टर फाड़ कर फेंकवा दिया। मेलूर के हुडी विजय कुमार टिकट के दावेदार थे, अब नहीं मिला है तो स्वतंत्र रूप से लड़ने का ऐलान कर दिया है। मोदी राज में इस बगावत को गोदी मीडिया क्या इस तरह दिखाएगा कि मोदी कमजोर हो रहे हैं? अगर येडियुरप्पा अभी 7-10 दिन के लिए साइलेंट होकर घर में बैठ गए तो कर्नाटक में बीजेपी 50 सीट जीतना भी बहुत मुश्किल होगा। पहले उनका मानना था कि बिना येडियुरप्पा के हम जीत लेंगे कर्नाटक में, ऐसे सोचते थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। 1 महीने के अंदर मोदी जी ने, अमित शाह जी येडियुरप्पा के घर को आना पड़ा
कांग्रेस का एक विधायक टूटता है तो हंगामा मचता है, मगर कर्नाटका में बीजेपी के भीतर बगावत क्यों है, इस पर चर्चा नहीं होती कि किसका नेतृत्व भरभरा रहा है। उधर 12 अप्रैल के वीडियो में अदानी समूह का बयान काफी धूमधाम से हमने पढ़ दिया, चला दिया, तब भी जबकि हिंदी की प्रेस रिलीज की हिंदी सरल नहीं थी, खराब ही थी। अब फाइनेंशियल टाइम्स का जवाब आया है। कोलकाता से छपने वाले अखबार टेलीग्राफ में खबर छपी है। लंदन से अमित रॉय ने यह खबर फाइल की है। अखबार के प्रवक्ता ने कहा है कि हमारा आर्टिकल बिल्कुल सही है और हम उसके साथ खड़े हैं। अदानी ने मांग की थी कि रिपोर्ट गलत है, वेबसाइट से हटा ली जाए, मगर टेलीग्राफ ने छापा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ने गलत मानने से इनकार कर दिया है। वैसे